एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 25 मार्च के करेंट अफेयर्स। तो आज की जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आपको लग सकती है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम कुछ नेशनल न्यूज़ और स्टेट न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के कहने पर मैंने हेडलाइंस को इंक्लूड कर दिया है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन के बाद हम कुछ नेशनल न्यूज़ देखेंगे, स्टेट न्यूज़ देखेंगे, और हम बात करेंगे कुछ बैंकिंग न्यूज़ के बारे में भी। क्लियर? इसके बाद आपको हेडलाइंस मिल जाएंगे, तो हेडलाइंस से आपको क्या होगा, मदद मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकें। आपकी जो हेडलाइंस होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, नोट्स बनाने में आसानी हो। इसके बाद आपको कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी मिलेंगी, है ना, आप उन शॉर्ट न्यूज़ को देख सकते हैं। फिर आपको रिवीजन क्वेश्चंस मिलेंगे और फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके है? अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो कहाँ पर मिलेगा? परचम के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। पर्सनली ये जो पर्सन है ना, ये जो बंदा है, मुझे बहुत पसंद है। रिसेंटली इनकी एक बुक भी आई थी, दोगलापन। याद आया? नाम याद आया? चलो नहीं आया? भारत पे वाले, अब नाम याद आया? तो बिल्कुल ये है भारत पे के को फाउंडर, जिनका नाम है अशनीर ग्रोवर। अच्छा, इन्होंने जनवरी 2023 में क्या है, एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इनकी नई कंपनी है। तो अशनीर ग्रोवर ने रिसेंटली एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रिक पे। जिसका नाम क्या है? क्रिक पे। आप सभी को पता है अभी 31 मार्च से जो है वो आईपीएल 2023 की शुरुआत होनी है। तो आईपीएल 2023 की शुरुआत होने से पहले इन्होंने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है क्रिक पे, और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जैसे कि आप में से हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जो ड्रीम 11 वगैरह यूज़ करते हो एप्लीकेशन, तो उसमें क्या करते हैं आप लोग, ड्रीम 11 जैसा है तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप एक वर्चुअल टीम को क्रिएट करते हो। ठीक है, एक वर्चुअल टीम को क्रिएट करते हैं, अपना कप्तान बनाते हैं, अपने बॉलर को चूज़ करते हैं, है ना, विकेट कीपर को चूज़ करते हैं, और जिस हिसाब से फिर रियल लाइफ में मतलब ग्राउंड पे जो टीम परफॉर्मेंस करती है उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और पॉइंट्स जो होते हैं वो पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, ऐसा ही होता है ना। तो बिल्कुल ड्रीम 11 का एक कॉम्पिटिटर है, एक कह सकते हैं कि एक कंपटीशन की तरह ड्रीम 11 का जो है वो क्रिक पे को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अशनीर ग्रोवर लॉन्च क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे को लॉन्च किया है अशनीर ग्रोवर ने, जो कि भारत पे के को फाउंडर है। इन्होंने आईपीएल जो कि 31 मार्च से शुरू होने वाला है उसके पहले ही इसको लॉन्च किया है, जो कि एप्पल स्टोर और गूगल प्ले पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है? और ये ड्रीम 11 और जो एमपीएल वगैरह होते हैं, माई 11 सर्कल है, उसका ही एक कॉम्पिटिटर है। ठीक है, जिसमें रियल मनी गेमिंग ऐप है और इसके ज़रिए आप कैश प्राइज जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले पर्सन के बारे में। अगले पर्सन है अभय सजलानी। अभय सजलानी जी, जो कि एक जर्नलिस्ट थे और पद्म अवार्डी भी थे। इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था जर्नलिज्म की फील्ड में, पत्रकारिता के क्षेत्र में 2009 में इनका निधन हो गया है। ठीक है, सो वेटरनरी जर्नलिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी अभय सजलानी passed away recently due to the health related issues, and Padma Shri award मिला था इनको 2009 में for outstanding contribution in the journalism. इसके अलावा he also served as the president of Indian Language Newspaper Association and Indian Newspaper Society. ठीक है, बस आपको इनका नाम याद रखना है कि अभय जी का रिलेशन किससे था, तो एक पत्रकारिता से जुड़े हुए थे और इनको पद्म अवार्ड 2009 में मिला था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के बारे में। अभी तक आप लोग ने स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इन सब के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ सुनो, पता करो, इनकी हाइट पता करो, कहाँ पर स्टैच्यू लोकेटेड है और किस पर्सन की वो मूर्तियाँ हैं, उनके बारे में आप पढ़ो। कौन कौन सी स्टैच्यू आपको पढ़नी है? स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के बारे में। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर की ये प्रतिमा है और गवर्नमेंट ने इसके इंस्टॉलेशन के लिए जो है अप्रूवल दे दिया है। अप्रूवल के साथ साथ 10 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डेडिकेटेड टू द अम्बेडकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बनाने की परमिशन गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है। ठीक है, जो कि 75 फीट की ऊंची एक स्टैच्यू होगी, जिसको लातूर सिटी ऑफ महाराष्ट्र में सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। इस स्टैच्यू को मतलब जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैच्यू है उसको 13 अप्रैल को जो है लातूर सिटी महाराष्ट्र में अनवील किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ठीक है,
13 अप्रैल क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल को हम सभी को पता है 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है और इस साल 131 नंबर की जो है बर्थ एनिवर्सरी है। और फिर जब एक दिन पहले मतलब 13 अप्रैल को इस स्टैच्यू को लॉन्च कर दिया जाएगा, तो 14 अप्रैल को फिर हेलीकॉप्टर की मदद से फूल वगैरह इस पर गिराए जाएंगे, है ना, फ्लावर शावर किया जाएगा। तो ये सब जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसलिए एक दिन पहले 13 अप्रैल को इस स्टैच्यू को लातूर सिटी ऑफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया जाएगा। अब इस स्टैच्यू की खास बात क्या है? The statue has been constructed using fiber as the primary material। तो फाइबर की मदद से इसको तैयार किया जा रहा है। लगभग 35 आर्टिस्ट की टीम इसको तैयार कर रही है और इस आर्टिस्ट की टीम को जो लीड कर रहे हैं उनका नाम है अक्षय हल्के। अक्षय हल्के जी के द्वारा बेसिकली ये काम किया जा रहा है। और साथ ही ये स्टैच्यू जो है बाबा साहब अम्बेडकर की, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड स्टैच्यू है। क्यों रिकॉर्ड स्टैच्यू? क्योंकि 20 दिन में इसका काम कंप्लीट किया जाएगा। This is the first statue in the world of Dr. Baba Saheb Ambedkar to be created in just 20 days and the first of its kind in the state of Maharashtra। Clear? तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैच्यू है जो कि 75 फीट की होगी, इसको स्टैच्यू ऑफ नॉलेज दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप के बारे में। रिसेंटली मैंने आपको बताया था जो एशियन खो खो चैंपियनशिप हो रही है उसकी मेजबानी, उसको होस्ट कौन कर रहा है? उसको होस्ट कर रहा है इंडिया। और इंडिया में भी कौन से स्टेट में? तो अगर स्टेट की बात करते हैं तो असम राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा था। कौन सा एडिशन था? ये 4थे नंबर का एडिशन था। और मेंस टीम और वीमेंस टीम दोनों भारत की टीम इस टूर्नामेंट को जीत गई हैं। टीम इंडिया इन बोथ मेंस इन द वीमेंस कैटेगरी वॉन द टाइटल ऑफ 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023। और मेंस कैटेगरी की बात करो या फिर वीमेंस कैटेगरी की बात करो तो दोनों केसेस में नेपाल की टीम को डिफीट किया है। दोनों केसेस में जो है वो नेपाल की टीम को डिफीट करने का काम किया है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 9 कंट्रीज़ ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन। कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च की है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक न्यूज़ बताई थी विच इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो फील्ड ऑफिस है और इनोवेशन जो सेंटर है उसको नई दिल्ली में जो है वो इनॉग्रेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। जो आपका 6G विजन डॉक्यूमेंट है उसको भी लॉन्च किया था, याद आया? और उसके बाद ही इन्होंने कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन को जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, क्यों एप्लीकेशन को इसको लॉन्च किया है? आइए इसके बारे में थोड़ी सी कहानी हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत है। अब आपको नालियाँ बनानी है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो क्या किया जाता है? चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, डिगिंग की जाती है, गड्ढे खोदे जाते हैं। और आप सभी को पता है कि आजकल हमारा जो कम्युनिकेशन होता है तो मैक्सिमम कम्युनिकेशन जो है वो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से होता है। और ऑप्टिकल फाइबर हवा में तो है नहीं, ऑप्टिकल फाइबर कहाँ पर है? ज़मीन के अंदर है। तो जब डिगिंग की जाती है तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है जो गए हैं हमारे असेट जो हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, जिससे हर साल हमको लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। तो हमारी अंडरग्राउंड जो भी असेट है, जो भी हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछे हुए हैं, जो भी जाल बिछा हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए इन्होंने कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन है इसके ज़रिए जो डिगिंग करने वाले पर्सन है, कोई कंपनी है, कोई एजेंसी है या कोई असेट ऑनर है, तो उनको SMS या ईमेल के ज़रिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे वो उस हिसाब से प्लानिंग कर सकें और जिससे हमारी प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज ना हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ की ये जो न्यूज़ है थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी बड़ी भी है, इसको हम थोड़ा सा आराम से समझते हैं। ठीक है, धीरे धीरे से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। आप सभी को पता है कि 24 मार्च को, 24 मार्च को मतलब कल के दिन हमने टीवी डे मनाया था, वर्ल्ड टीवी डे हमने सेलिब्रेट किया था, जिसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीवी। ये इसकी थीम थी। क्लियर इतनी चीज़ें? अब यहाँ पर वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन किया गया वाराणसी में और इसको एड्रेस करने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया 24 मार्च को। 24 मार्च की न्यूज़ है, मैम 25 मार्च को क्यों बता रही? क्योंकि हमारी जो न्यूज़ होती है वो मॉर्निंग 7 होती है। ऑब्वियसली बात है, सुबह 7 बजे सबमिट हुआ नहीं होगा, 7 बजे के बाद ही सबमिट हुआ होगा, राइट? तो इसलिए 24 की न्यूज़ हम यहाँ पे 25 में डिस्कस कर रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को वन वर्ल्ड टीवी समिट जो कि वाराणसी में आयोजित किया गया था, इसे एड्रेस करने का काम किया। इस समिट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री एंड स्टॉप टीवी पार्टनरशिप के सहयोग से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 30 से ज़्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी
की अगर हम बात करते हैं तो हमारे वर्ल्ड में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसके अंदर टारगेट है पूरे वर्ल्ड का। अगर हम टारगेट बात करते हैं तो टारगेट है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत पूरे वर्ल्ड को हमें टीवी फ्री करना है। 2030 तक पूरे वर्ल्ड को हमें टीवी फ्री करना है, कोई भी टीवी का केस ना रह जाए, टीवी के बारे में लोगों को इतनी जानकारी हमें दे देनी है। लेकिन इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है वर्ल्ड का 2030, उसके 5 साल पहले का टारगेट हमारा है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 2025 तक 2025 तक भारत को हम टीवी फ्री कर देंगे, भारत को हम टीवी मुक्त कर देंगे। इसके लिए भारत सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, कौन कौन से स्टेप्स ले रही है, उस पर भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, इस समिट में एड्रेस किया गया है। तो ड्यूरिंग द इवेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए, जिनमें से एक है टीवी फ्री पंचायत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, और इन्होंने एनुअल टीवी रिपोर्ट 2023 को भी रिलीज़ किया है। और जो टीवी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है उसकी भी शुरुआत यहाँ पे की है। अब एनुअल टीवी रिपोर्ट 2023 में क्या बातें की गई, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो मार्च 2018 में एंड टीवी समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया था, और वहीं पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि 2025 तक हम भारत को टीवी फ्री डिक्लेयर कर देंगे। अब सभी राज्य सरकारों से अपील की जाती है कि आप अच्छे तरीके से जो है वो काम करें। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा स्टेट और यूटी को जो है वो टीवी के सेक्टर में काम करने के लिए किस तरीके से आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं टीवी को ख़त्म करने के लिए, तो अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो स्टेट लेवल पे ये जो अवार्ड दिया गया है वो कर्नाटका एंड जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है। वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखेंगे नीलगिरी, पुलवामा और अनंतनाग को दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये जो पूरा कार्यक्रम या समिट आयोजित किया जा रहा था वो फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और स्टॉप टीवी पार्टनरशिप की मदद से हो रहा था। अब ये स्टॉप टीवी पार्टनरशिप क्या है, तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप 2001 में बनी थी। यूनाइटेड नेशन बेसिकली इसका होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है लोगों तक अवेयरनेस बताना कि टीवी से कैसे बच सकते हैं, टीवी के प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या क्योर लेनी चाहिए, टीवी के बारे में बताना है। और जो कंट्री अफेक्टेड है उनमें किस तरीके से मेडिकल सप्लाई दी जा सकती है, उस सारे सेक्टर में ये काम करता है। और इसका जो सचिवालय है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में आपको मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9 सितंबर 2022 को हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान, आप लोगों ने सुना होगा टीवी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत भी यहाँ पे की गई थी। निक्षय मित्र के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो टीवी पेशेंट रजिस्ट्रेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है अप टू द 56%। 2014 में आप देखेंगे 15.5 लाख ही रजिस्टर्ड हमारे पास टीवी पेशेंट थे। अब यहाँ पे टीवी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन इंक्रीज़ हुआ है और 2022 में ये डेटा 24.2 लाख का पहुँच गया है, 24.2 लाख का 56% जंप यहाँ पर देखा गया है। इसके अलावा इसमें बताया गया है रिपोर्ट में, एज पर द ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 इंसिडेंट ऑफ टीवी इन इंडिया हैज़ रिड्यूस बाय 18%। तो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में जो केसेस हैं 18% रिड्यूस हुए हैं टीवी के। 2015 में भारत में जो टीवी के केसेस थे वो 1 लाख की आबादी पे 256 केसेस थे, 256 केसेस थे 1 लाख की पॉपुलेशन पे, और उनकी संख्या 2021 तक कम हो गई है, 210 केसेस हो गए हैं 1 लाख की पॉपुलेशन पे। ऐसा इस पूरी रिपोर्ट में हमें जानकारी दी गई है। अब वाराणसी गए थे और आप सभी को पता ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वाराणसी तो है, और जब अपने ही क्षेत्र में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कई सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी करेंगे, कई सारे फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, कई सारे जो स्कीम हैं उनको लॉन्च करने का काम करेंगे। तो एक बार हम उन सारी स्कीम्स को भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पहुँचे कहाँ, वाराणसी। उन्होंने 28 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन रखे हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट अगर देखते हैं तो 178 करोड़ रुपीज़ है, 1780 करोड़ रुपीज़ बताई जा रही है, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो निर्वाचन क्षेत्र है वो वाराणसी ही है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब 28 प्रोजेक्ट मैंने नहीं लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे कवर की हैं। कौन कौन सी? पहली चीज़ तो इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड द हाई कंटेनमेंट लेबोरेटरी, इसका फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है पैसेंजर रोपवे, वाराणसी जो कैंट एरिया है, स्टेशन है, वहाँ से
गोडोवलिया तक रोपवे की सर्विस शुरू की जाएगी, जो कि 3.75 किलोमीटर की लंबाई की होगी, जिससे जो हमारे टूरिस्ट होते हैं और धर्मयात्री पहुंचते हैं उनको सुविधा होगी। इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है 55 MLD, MLD मतलब मिलियन लीटर पर डे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा है, जिससे जो सीवेज वाटर है उसका प्लांट मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा नमामि गंगे स्कीम के अंतर्गत, और 300 करोड़ रुपए इसका एस्टिमेशन बताया जा रहा है। फिर खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत जो यहाँ पर सिगरा स्टेडियम है उसका रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है LPG बॉटलिंग प्लांट एट ईश्वर विलेज इन द शेवापुरी, ठीक है। तो ये सारे काम किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग ने करतारपुर कॉरिडोर का नाम सुना है ना, पीओके के रीजन में आपको वो देखने को मिलता है करतारपुर कॉरिडोर। वैसे ही यहाँ पर एक नया कॉरिडोर बनाने के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है, जिसका नाम है शारदा पीठ कॉरिडोर, और ये शारदा पीठ कॉरिडोर भी आपको पीओके के रीजन में ही देखने को मिलेगा अगर सरकार इस और काम करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल अटेम्प्ट टू ओपन कॉरिडोर टू शारदा पीठ इन पीओके फॉर द डिवोटीज। अमित शाह जी जो कि हमारे गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को संभालते हैं, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट सोच रही है और आगे स्टेप उठा रही है कि वो शारदा पीठ जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर है वैसे ही शारदा पीठ कॉरिडोर की स्थापना करे, उसका कंस्ट्रक्शन करे पीओके के रीजन में। ये जो शारदा पीठ है बेसिकली एक लर्निंग सेंटर रहा है 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में एक लर्निंग सेंटर रहा है शारदा पीठ। और जो कश्मीरी पंडित रहे हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पे हिंदू टेम्पल है ना, और कई सारे हिंदू धर्मयात्री यहाँ पे जाना चाहते हैं, और कश्मीरी पंडितों के लिए भी एक पवित्र स्थान है बेसिकली ये शारदा पीठ। ये शारदा पीठ आपको नीलम रिवर के पास नीलम वैली में पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, LOC के पास। बेसिकली ऐसा बताया जाता है कि 6 से लेकर 12th सेंचुरी में लर्निंग सेंटर था और इसको होस्ट कल्हड़ आदि शंकराचार्य जैसे स्कॉलर किया करते थे। और ऐसा भी बताया जाता है कि पाणिनि ने जो अपनी संस्कृत ग्रामर लिखी है उसको कंपाइल और स्टोर करने का काम जो है वो यहीं पर किया है, ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कोंकण एक्सरसाइज के बारे में। हम सभी को पता है कि कोंकण एक्सरसाइज जो है वो एक नेवल एक्सरसाइज है ना, मतलब इन नेवी के द्वारा परफॉर्म की जाती है। कौन कौन सी नेवी, एक तो इंडियन नेवी के अलावा जो आपकी रॉयल नेवी यूके की है, तो यूके और इंडियन नेवी के बीच में, यूके और इंडियन नेवी के बीच में जो है ये नेवल एक्सरसाइज रन होती है कोंकण, जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुई है 22 मार्च को कंक्लूड हुई है बेसिकली। कहाँ पर, कोंकण कोस्ट ऑफ अरेबियन सी में, जिसमें INS त्रिशूल ने पार्टिसिपेट किया था। अगर मैं इस एक्सरसाइज कोंकण के बारे में बात करूं जो कि अरेबियन सी में कोंकण कोस्ट में डन हुई है, इंडिया और यूके के बीच की एक ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। कुछ और एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूके के बीच में होती हैं, जैसे कि इंद्रधनुष एक्सरसाइज है, अजय वॉरियर एक्सरसाइज है। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो लोग यहाँ पे राजस्थान से बिलोंग करते होंगे तो उन्होंने देखा होगा अभी पिछले 2-4 दिन से राजस्थान के जो सारे डॉक्टर्स हैं वो रोड पर आ गए, प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर जनरली, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जो राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, राजस्थान की जो विधायिका है, उन्होंने जो राइट टू हेल्थ बिल पास किया है उसको वो वापस लें या उसमें कुछ करेक्शंस करें, ठीक है। तो बेसिकली उसी से रिलेटेड एक छोटी सी यहाँ पे न्यूज़ है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल को पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो राजस्थान बन गया है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत जी हैं और कलराज मिश्र जो है यहाँ पे गवर्नर है। तो अभी रिसेंटली राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो है वो राइट टू हेल्थ बिल को पास किया है और राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान के जितने भी लोग हैं उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी, OPD फैसिलिटी, IPD फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें 50 से ज़्यादा आपकी बेड की कैपेसिटी है। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि अगर कोई इमरजेंसी केस में कोई मरीज आपके पास आता है तो आप उसके इलाज करने से मना नहीं कर सकते, और इमरजेंसी कोई कंडीशन है और व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं तो या तो राज्य सरकार उसका पैसा देगी और आप इस केस में जो है वो व्यक्ति को ट्रीटमेंट देने से मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट की एक वजह, सबसे बड़ा रूल यही है कि आपने तो बोल दिया कि इमरजेंसी कंडीशन में कोई मरीज हॉस्पिटल में आता है तो आप उससे, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो आप उसका इलाज फ्री में कर देंगे। ठीक है, हमें समझ में आया, ठीक है, किसी व्यक्ति की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन ये इमरजेंसी जो आपने कंडीशन बताई वो तो डिफाइन नहीं कि इमरजेंसी केस कौन से हैं।
लोगों को पता चला कफ हो गया, कोल्ड हो गया और वो आ गए हॉस्पिटल, इमरजेंसी केस है और ट्रीटमेंट के लिए बोलने लगे हमारे ऊपर केस कर दिया, तो ये तो कोई बात नहीं होती। पहली चीज़ इन्होंने ये कहा, आप इस इमरजेंसी वर्ड को डिफाइन करो। और अगली बात, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो हम लोग क्या खाएंगे? आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर सभी लोग इस तरीके से आने लगे इमरजेंसी केस बोल बोल के और फ्री में इलाज कराने लगे, तो हम क्या खाएंगे? हमें भी तो पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, पहली चीज़ है। अगली बात इसमें ये भी बोली गई कि अब हम एक न्यूरो सर्जन है ना, हम एक न्यूरो सर्जन है, हमारा हॉस्पिटल जो है वो मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड है। अब कोई व्यक्ति आ गया किडनी का इलाज कराने, तो ऐसे कैसे चलेगा? और उसने हमारे ऊपर केस कर दिया। तो वो सारी चीज़ें बिल में पूरी तरीके से प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है, तो उसमें बोला जा रहा है या तो चीज़ों को पूरी तरीके से डिफाइन करो या तो इस बिल को वापस लो। तो यहाँ पर ही सारा प्रोटेस्ट आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे ये लगा है, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम इसका नाम है। अभी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेट किया गया और उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की। इसमें क्या बोला गया है? स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है अगर आपकी 5 एकड़ तक की ज़मीन है, अप टू 5 एकड़, अगर आपकी 5 एकड़ तक की ज़मीन है, अगर आप उसमें प्लांटेशन करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं, तो उसका 100% या फुल सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। और आपकी अगर ज़मीन 5 एकड़ से ज़्यादा है तो 50% ट्री प्लांटेशन की जो सब्सिडी होगी वो गवर्नमेंट देगी। ये बात इस स्कीम के अंतर्गत कही गई है। चलिए अब एक और यहाँ पे बड़ा कांड हो गया, वो भी हम देख लेते हैं क्या हो गया है। यहाँ पे राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा, जेल की सज़ा दे दी है सूरत हाई कोर्ट ने, है ना। अब पूरा मामला हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो ये कोई आज का मामला नहीं है, पहला तो ये समझिए 2019 का मामला है। 2019 में आपके लोकसभा के इलेक्शन हुए थे और जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब लोग अपनी रैलियां निकालते हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं, भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे 2009 में लोकसभा के इलेक्शन होने थे और राहुल गांधी जी गए थे कहाँ पर? कर्नाटका में कोलार रीजन में जो है वो अपनी स्पीच दे रहे थे पब्लिक मीटिंग में। और उन्होंने जो है एक अपना भाषण में कह दिया, भाषण में क्या कह दिया कि ये जो मोदी जो वर्ड है ना, मोदी जो सरनेम है, उन्होंने बोला कि आप एक चीज़ नोटिस करो, जनता को बोला कि जितने मोदी सरनेम वाले हैं सारे ही चोर हैं, ऐसा बोल दिया। ललित मोदी का एग्जाम्पल दिया, नीरव मोदी का एग्जाम्पल दिया और नरेंद्र मोदी जी का भी एग्जाम्पल दे दिया। और पूरा यहाँ पे बोल दिया गया कि मोदी जो सरनेम वाले हैं वो बेसिकली चोर हैं, ऐसा बोल दिया गया। तो गुजरात के एक एमएलए थे और उनका सरनेम भी मोदी था, तो उन्होंने ये पूरा केस कर दिया कि मोदी तो मेरा भी नाम है और आपने पूरी कम्युनिटी को ही बोल दिया कि मोदी सरनेम वाले आपके यहाँ पे चोर हैं, ऐसा करके बोल दिया। तो इनके ऊपर जो है वो मानहानि का दावा ठोक दिया गया, मानहानि का केस लगा दिया गया। और ये पूरा मामला कहाँ था? गुजरात हाई कोर्ट में था, ठीक है ना। तो गुजरात कोर्ट सेंटेंस कांग्रेस लीडर राहुल गांधी टू 2 years इन जेल। तो गुजरात की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई है, ठीक है ना। क्यों सुनाई है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ऑन द क्रिमिनल डिफेमेशन केस फिल्ड इन 2019 ओवर हिज रिमार्क ऑन द मोदी सरनेम। तो 2 साल की इनको सज़ा दी है और ये जो सज़ा सुनाई है वो एच एच वर्मा के द्वारा ये सज़ा सुनाई गई है अंडर द 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के धारा नंबर 449 और 500 के अंतर्गत उनको 2 साल की सज़ा यहाँ पर दी गई है। लेकिन वो 30 दिनों के अंदर जो है वो हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर जो है वो वापस से अपील कर सकते हैं। अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें तो राहुल गांधी जी एमपी है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से चुन के आते हैं, तो यह वायनाड जो आपका केरला में है ना, वहाँ से ये चुनकर आते हैं और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनकी जो ये सदस्यता है ये भी छीन जाएगी। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो आइए उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। तो बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। क्यों? अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो आपका रिप्रेजेंटेशन 1951, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसका जो आपका धारा नंबर है सेक्शन 8 क्लॉज 1 है, उसमें लिखा है अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के जाति, धर्म, लैंग्वेज के आधार पर क्या करता है, दंगे करवाता है, लोगों को भड़काता है, लोगों के बीच में लड़ाई करवाता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे एक और इसमें धारा लिखी गई है कि अगर ब्राइब करते हुए, मतलब रिश्वत लेते हुए पाया जाता है और गलत तरीके से आप यहाँ पे चुनाव करवाते हुए पाए जाते हो, तो आपको यहाँ पे
जो है आपके ऊपर केस किया जा सकता है और आपकी जो सदस्यता है वो छीनी जा सकती है, आपकी जो सदस्यता है वो छीनी जा सकती है। दूसरा यहाँ पे जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 है वो उसमें ये कहता है अगर किसी भी एमपी को 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की जेल हो जाती है, सज़ा हो जाती है, तो उसकी मेंबरशिप, उसकी जो सदस्यता है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसी सेक्शन के अंतर्गत बोला जा रहा है कि जो राहुल गांधी है वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एज अ पोजीशन ऑफ एमपी, मतलब इनकी सदस्यता जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। जब ये जजमेंट आता है तो जजमेंट के 3 महीने बाद ये चीज़ें एप्लीकेबल होना शुरू होती है, मतलब 3 महीने के बाद इनकी सदस्यता जाएगी। ठीक है ना, ये बात आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मोटी मोटी दे दी। अंत में एक लास्ट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। हालांकि कह सकते हैं कि बहुत पहले उन्होंने अपील की थी, बहुत पहले अप्लाई किया था और ये न्यूज़ थोड़ी सी आप देखेंगे पुरानी है, लेकिन ऑफिशियल अभी ये डिक्लेयर हुई है। इजिप्ट ज्वाइन ब्रिक्स बैंक एज अ न्यू मेंबर वीक्स आफ्टर प्रेसिडेंट सीसी इंडिया विजिट। तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसको ज्वाइन कर लिया है इजिप्ट ने ऑफिशियली। इजिप्ट ऑफिशियली बिकम मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। इजिप्ट सबसे लेटेस्ट कंट्री है जिसने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। इसके पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे ने भी न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना ब्रिक्स के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स के जो 5 कंट्रीज़ हैं ना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सब के द्वारा जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन जुलाई 2014 में किया गया था, जब 6वें नंबर की ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी। उस समय इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको संघाई चाइना में मिलेगा और न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2018। क्लियर। चलिए अब अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो पहली न्यूज़ है, केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि स्टेट का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो कोझिकोड में लॉन्च किया जाएगा। मतलब वेस्ट जो प्रोडक्ट है उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस करोगे और इनका प्लानिंग है कि आने वाले 2 साल में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और 6 मेगावाट ऑफ पावर जो है वेस्ट मटेरियल से हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। अच्छा, कुछ समय पहले मैंने आपको सिद्धार्थ मोहंती के बारे में बताया था कि इनको 3 महीने के लिए LIC का जो है वो चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन अभी फाइनली फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने शॉर्टलिस्ट किया है सिद्धार्थ मोहंती का नाम एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ LIC। मतलब नए चेयरमैन LIC के सिद्धार्थ मोहंती ही होंगे, जिनको 3 महीने का भी कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2023। इस रिपोर्ट में बताया है लगभग 26% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। अबाउट 26% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डज नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सो प्लीज सेव वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ISSF जो आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, शूटिंग वर्ल्ड कप, ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में चल रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक मिक्स टीम इवेंट हुआ था, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट, जिसमें थे रुद्राक्ष पाटिल और R नर्मदा नितिन। इन दोनों ने मिलके जो है वो ब्रोंज मेडल हासिल किया है। ठीक है, अब देखो 27 मार्च तक ये पूरा इवेंट चलना है, हो जाए एक बार, फिर पूरा एक बार सब कुछ हम साथ में ले लेंगे और मेडल टैली भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, एक टायर मेकर कंपनी है जिसका नाम है CEAT, आप लोग ने सुना होगा, है ना, गाड़ियों के, ट्रक के टायर आपने देखे होंगे, इससे बने होते हैं। तो अर्णव बैनर्जी जो है MD एंड CEO चुने गए हैं आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ अनंत गोइंका। तो अनंत गोइंका जो कि CEO और MD थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उसके बाद अर्णव बैनर्जी को टायर मेकिंग कंपनी CEAT का MD और CEO बनाया गया है। ठीक है, अब हमारे जो होम मिनिस्ट्री संभालते हैं अमित शाह जी, उन्होंने वैदिक हेरिटेज पोर्टल को लॉन्च किया है नई दिल्ली में। वैदिक हेरिटेज पोर्टल को लॉन्च किया है नई दिल्ली में, जिससे वैदिक नॉलेज ट्रेडिशनल रिसर्च लोग कर सके और उनको मदद मिले। ठीक है, तो ये हमारी हेडलाइंस है। जो बातें आज हमने आपको डिस्कस की हैं वो आप यहाँ पर एक क्विक रिवीजन ले सकते हैं और बहुत आसानी से अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं। और टेलीग्राम में अगर PDF डाउनलोड करने में दिक्कत आए तो आप प्ले स्टोर में जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ से भी आप PDF को ले पाएंगे। अंत में बात करेंगे कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का फील्ड ऑफिस इनोवेशन सेंटर किस सिटी में लॉन्च किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है, कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
Who has become the first Indian woman in the sports to have a stadium named after her in रायबरेली? तो आंसर जाएगा रानी रामपाल, जो कि एक हॉकी प्लेयर है. ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितने परसेंटेज रहेगी? तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. फिर है यहाँ पे अगला, शांगी एयरपोर्ट जो कि वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बना है अकॉर्डिंग टू द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड. तो ये एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर में है. कहाँ पर ये एयरपोर्ट लोकेटेड? तो सिंगापुर में है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1 इवेंट में 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल किसने हासिल किया है? तो ये मेडल हिमा दास ने जीता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे. रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर डाया का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड. आपका जो सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताएंगे. तो आज आप मुझे बेसिकली 2 क्वेश्चंस के आंसर देंगे. एक तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपसे पूछा, आप इसका आंसर करोगे. दूसरा आप मुझे बताओगे कि स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर लोकेटेड है. स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर लोकेटेड है. ठीक है, इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दोगे. आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा. सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ. तब तक अपना ध्यान रखेंगे. टेक केयर एंड बाय बाय.